Hello, my dear students. Hopefully, you each and everyone are absolutely fit and fine. लास्ट लेक्चर में द लिविंग वर्ल्ड में जो है हमने बेटा डिस्कस किया था व्हाट इज लिविंग के लिए मैंने काफ़ी सारे जो क्राइटेरिया होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो आपको बताए थे, जिसमें हमने डिफाइनिंग फीचर और फंडामेंटल फीचर से रिलेटेड बेटा बातों को डिस्कस किया था। आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? हाँ, फंडामेंटल फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर्स को बेटा हमने डिस्कस किया था। रिप्रोडक्शन देखा, ग्रोथ कैसे होती है, क्यों लिविंग और नॉन लिविंग जो है एक दूसरे से डिफरेंस, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स से, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। अब आज के लेक्चर में हम जो कि हमारा नॉमेनक्लेचर बायोडाइवर्सिटी वाला सेकंड पार्ट था, बहुत छोटा सा पार्ट है, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देखेंगे और इस चैप्टर को आज हम खत्म कर देंगे। यानी कि मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का चैप्टर है, आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी चीजें देखनी है। बोलने के लिए बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन अगर आपने एक एक वर्ड पर फोकस नहीं किया, आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं और असर्स एंड रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा रुलाने वाले हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी से। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का वर्ड मतलब तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, किसी भी चीज़, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बात करें तो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, आपके बैक्टीरिया हो गए, तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीपल नंबर्स में अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर क्या होगी, डाइवर्सिटी जनरेट हो जाएगी। आप जब भी घर पे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमने घर में क्या पाल रखा होगा? गाय, कुत्ता, बिल्ली, यही ना। थोड़े बहुत एक दो तुम्हारे पैरट का शौक होगा, तो वो कुछ चिड़िया वगैरह। तुम घर से बाहर निकलते हो, तुम देख रहे हो यार आसमान को, तुमने ऊपर जाके देखा, अरे यार ये एक अलग सा पक्षी मेरे को नजर आ गया, यहाँ पे तो ये कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है, मेरे घर में जो मैंने पाल रखे हैं वो तो अलग है। तो डाइवर्सिटी नजर आ रही है ना। आप जब भी किसी नई लोकेशन में जा रहे हो, मान लो आज तुम राजस्थान से बिलोंग करते हो, अब तुम राजस्थान से बाहर तुम चले गए साउथ वाले एरिया में, तुम्हें वहां पर कुछ और अलग ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज नजर आएंगी। यानी कि अपनी अर्थ पर क्या है बेटा, बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट है, और IUCN ने बेटा बताया है कि ये स्पीशीज 100, 200, 500, 1000 नहीं है, ये स्पीशीज है बेटा 1.3 to 1.4 मिलियन स्पीशीज इज प्रेजेंट ऑन योर अर्थ। हमारी धरती पर इतनी स्पीशीज प्रेजेंट है, मिलियंस में कितना, 1.3 to 1.14 मिलियन स्पीशीज अर्थ पर प्रेजेंट है बेटा। और 1 मिलियन में कितना होता है हमारा, 10 लाख होता है। यानी कि तुम सोच लो कि कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है। तो क्या मैम ये सारी की सारी स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं? क्या साइंटिस्ट ने इन सभी स्पीशीज के बारे में पता लगा लिया है? नहीं बेटा, अब तक सिर्फ और सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज को हमने क्या किया है, डिस्कवर किया है हमारे साइंटिस्ट ने। यानी कि 17 से 18 लाख स्पीशीज ही अब तक क्या हुई है, डिस्कवर हुई है। बाकी स्पीशीज को डिस्कवर किया जा रहा है। अब ये 17-18 लाख भी 17-18 स्पीशीज तो है नहीं, 17-18 लाख की बातें कर रही हूँ मैं। अब इतनी सारी स्पीशीज जब हमने डिस्कवर कर ली है और बाकी मिलियंस में स्पीशीज अभी डिस्कवर होना बाकी है, तो कितनी सारी डाइवर्सिटी आपके अर्थ पर प्रेजेंट है बेटा, ये तुम सोचो। इस डाइवर्सिटी को जो आपकी अर्थ पर प्रेजेंट है, तो अब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, रटने में एक नंबर हो, तो तुम 100-200 स्पीशीज को तो ऐसे ही रट सकते हो। अब ये 100-200 1000-500 तो है नहीं जिसको तुम रट लो। स्पीशीज है भैया, मिलियंस में, लाखों में स्पीशीज प्रेजेंट है, मिलियंस में स्पीशीज प्रेजेंट। तो इन स्पीशीज को क्या करना पड़ेगा बेटा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, इनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप्स में इनको डालना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, हमें स्टडी करने में, याद रखने में इनको आसानी हो। तो ऐसी बायोलॉजी की, यानी कि साइंस की एक ऐसी मैं बोलूं क्या है, कैटेगरी है साइंस की, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप ये बायोडाइवर्सिटी जो है उसको क्या कर रहे हो, स्टडी करने वाले हो, ग्रुपिंग करने वाले हो, क्लासिफिकेशन करने वाले हो बेटा, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। तो पहले बायोडाइवर्सिटी ध्यान से देख लो, उसके बाद में क्या पढ़ने वाले हैं, हम टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी में मैंने बेटा बोला है कि 1.3 to 1.4 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट ऑन योर अर्थ।
ठीक है, और उसमें से अब तक बच्चा पार्टी डिस्कवर्ड कितनी हुई है आपकी? डिस्कवर्ड हुई है सिर्फ और सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन, और अभी मैंने बताया 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि अब तक सिर्फ 17 से 18 लाख स्पीशीज जो है बेटा वो हमने क्या की है? डिस्कवर की है। ठीक है, अब मैंने अभी दूसरी टर्म मैंने एक यूज़ की, टैक्सोनॉमी। इतनी सारी क्या है आपकी स्पीशीज प्रेजेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इनकी क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है, क्लासिफिकेशन करना कंपलसरी है। क्लासिफाइड नहीं करेंगे तो याद कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। सही बात है ना? तो टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने क्या बताया बेटा? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है बेटा? साइंस की एक ऐसी ब्रांच है हु डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो क्या कर रही है? क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनके साथ में डील करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी। हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी? बेटा फादर ऑफ टेक्सोनोमी है आपके, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, जिसने सबसे पहले टेक्सोनोमी के बारे में बताया कि अच्छा इस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक ब्रांच बना सकते हैं। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं बेटा कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस है ना, तुम्हें अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, बायो पढ़ रहे हो, तुम्हें नीट करने का इरादा है या नहीं है, तुमने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया है, तुम साइंस में घुस चुके हो, तो तुम समझ लो कि ये अपने पूर्वज ही हैं। यहाँ पर हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना घर से निकलने से पहले, भगवान का नाम लेते हैं सुबह सुबह उठते ही, वैसे ही ये कैरोलस लीनियस भाई साहब ना तुम्हें साइंस में मोस्टली जगह पे नजर आएंगे। बायो में कैरोलस लीनियस ने ये प्रीफर किया, इस चीज के बारे में बताया, वो रूल दे दिया, ये कर दिया, कैरोलस लीनियस सब जगह है। मतलब तुम इनको भगवान मान के चलो अपने बायो के लिए। तो कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या है बेटा? प्रिंसिपल्स हैं, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो टैक्सोनॉमी क्या है कि ब्रांच है जिसमें रूल्स के अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे तुम्हारे घर में रूल बने होते हैं ना, मम्मी रूल बनाती हैं, सुबह उठते ही बिना नहाए बिना ब्रश किए कुछ खाना नहीं है, वैसे ही टैक्सोनॉमी के भी कुछ रूल्स हैं। क्या है बेटा? ये रूल्स है, ठीक है ना, यानी कि इसमें अरेंजमेंट होता है एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कहीं से भी तुम कुछ भी उठा के लाए तुमने डाल दिया वहां पे, नहीं, एक प्रॉपर क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। जैसे तुम्हारे घर में अरेंजमेंट होता है ना कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट वाले में हमें सिर्फ मंदिर बनाना है, ये हमारा किचन है, जितने भी खाने पीने का सामान होगा, फ्रिज होगा, वो हमें किचन में रखना है। ड्राइंग रूम में अच्छा नहीं नहीं हमें तो टीवी लगाना है। हमारे घर के रूल्स जिस तरह से फिक्स है, वैसे ही क्या है बेटा आपके टैक्सोनॉमी के रूल्स भी फिक्स है कि ये किस तरह से काम करेगा। तो आपको क्या देखना है बेटा? पहले तो ये जो आपका टैक्सोनॉमी शब्द है, ये आपका टैक्सोनॉमी यहां पे लिख देती हूँ। टैक्सोनॉमी बेटा एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। और तुम ये मत सोचना मैम ये इतना मतलब हमें थ्योरी याद करनी पड़ रही है, इसमें थ्योरी है बेटा, और एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्जन रीजन दे दिया या स्टेटमेंट दे दिया, टैक्सोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड की जगह वहां पे उसने लैटिन वर्ड दे दिया, तुम्हारे माइंड में तो है ही नहीं कि ये ग्रीक है या लैटिन है, और तुम वो लैटिन वाले को भी सही समझ लो। तो टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना होता है बेटा। पहला वर्ड है टैक्सिस और दूसरा है नॉमस। यहां पर कहां पर? यहां पर टैक्सिस का मतलब होता है, क्या होता है? अरेंजमेंट, यानी कि इसमें हम क्या करना सीखेंगे? अरेंजमेंट। और नॉमस यानी कि रूल्स। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? आपका अरेंजमेंट होगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे बेटा? ग्रुप बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, मैं सोच रही हूँ यहाँ पर ही थोड़ा एटलीस्ट इसी स्लाइड में कुछ चीजें बता दी जाए। तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ना भाई? मैं देख लेती हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है थोड़ा सा, आई थिंक ये ऊपर जा रहा है तुम्हारे लिए, इसको नीचे लेके आ जाती हूँ। हाँ, तो टैक्सोनॉमी में बेटा हम क्या करने वाले हैं? हम ग्रुपिंग करेंगे। इसमें ग्रुपिंग के बिहाफ पर ग्रुप बनाएंगे अलग अलग, और फिर हम क्या करेंगे? इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे। इसी टैक्सोनॉमी की तरह एक और वर्ड होता है बेटा आपका, उसका नाम है क्या? सिस्टमैटिक। क्या नाम है बेटा उसका? सिस्टमैटिक। इधर देखो,
आपका ये जो सिस्टमेटिक वर्ड है ना बेटा, ये भी टेक्सोनॉमी जैसा ही है, टेक्सोनॉमी के ही यानी कि ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स पर ही काम करता है, क्योंकि हम क्लासिफाइड कर रहे हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को, तो टेक्सोनॉमी जैसा ही है, लेकिन ये टेक्सोनॉमी से बड़ी ब्रांच है। यहाँ पर सिस्टमेटिक्स में क्या होगा बेटा, सिस्टमेटिक्स में हम टेक्सोनॉमी को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, टेक्सोनॉमी के बारे में तो हमें पढ़ना ही है, साथ में क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स, यानी कि हम जो भी बायोडाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिज्म है, जिस स्पीशीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम क्लासिफाइड करने वाले हैं, उस स्पीशीज की टेक्सोनॉमी तो हमें करनी है, साथ में हम क्या करेंगे, उसके पूर्वज भी देखेंगे कि इसके पूर्वज कौन थे, कहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ। तो हम क्या देखने वाले हैं बेटा, यहाँ पर हम देखने वाले हैं फाइलोजेनी, is that mean evolutionary history। कहाँ पे देखी जाती है ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, सिस्टमेटिक जो ब्रांच है उसके अंदर। सिस्टमेटिक जो है बेटा, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना दैट आपका टेक्सोनॉमी जो था वो ग्रीक वर्ड था, सिस्टमेटिक आपका लेटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है सिस्टम, या लैटिन वर्ड सिस्टेमा से मिलकर बना होता है आपका सिस्टमेटिक टर्म, और इसका मतलब है बेटा किसी भी चीज़ को एक सिस्टम से अरेंज करना। जैसे तुम्हारी मम्मियाँ करती हैं, तुम्हारा वार्डरोब जमाएंगी, एक लाइन पूरी की पूरी कुर्तों वाली, एक लाइन जो है वो प्रॉपर आपके सॉक्स के लिए आप उन्होंने बनाई हुई होती है कि एक ड्रॉर सॉक्स का है, एक शूज़ वाला ड्रॉर बनाया होता है, एक में दुपट्टे रख दिए तुम्हारे, एक में तुम्हारी जीन्सें डाल दी, एक में तुम्हारे नाइट सूट डाल दिए। तो क्या हो रहा है, एक सिस्टम बनाया हुआ है तुम्हारे वार्डरोब का कि यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ रखनी है। सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड करना, स्पीशीज को क्लासिफाइड करना ही सिस्टमेटिक क्या है आपका बेटा, टेक्सोनॉमी है। अब ये टेक्सोनॉमी तो बहुत देर से चल रहा है मैम, वो तो हमें आ गया समझ में। अभी आप हमें सिर्फ इतना बताओ कि ये टेक्सोनॉमी जो हमने अभी डिस्कस किया है, इस टेक्सोनॉमी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेक्सोनॉमी को क्लासिफाइड कैसे करेंगे। तो बेटा इस टेक्सोनॉमी को क्लासिफाइड जब हम ग्रुपिंग करेंगे ना, तो इसको ग्रुपिंग करेंगे हम CINC। CINC क्या है मैम, CINC यानी कि आपने किसी स्पीशीज को देखा, यानी कि आपने उसको क्या कर रहे हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब किसी चीज़ को तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइडेंटिफाई करोगे उसके कैरेक्टर्स को देख के। जैसे तुमने मुझे देखा कि अच्छा मैम के दो कान हैं, दो आँखें, बाल हैं, हाथ भी हैं, दो पैर भी हैं, यानी कि हाँ ये तो इंसान ही है, इंसान का ही बच्चा ही है। तो आपने क्या किया, मेरे कैरेक्टर्स को देखा पहले, फिर मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग आइडेंटिफाई किया। तो मैं क्या करूँगी बेटा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखने हैं मुझे मैं क्या करूँगी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगी बेटा। कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद में मैं क्या करूँगी, आइडेंटिफिकेशन करूंगी। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में हम देंगे बच्चा पार्टी उसको नाम, क्या देंगे, नाम, यानी कि हम करेंगे उसका नोमेनक्लेचर, एंड देन उसका हो जाएगा क्लासिफिकेशन कि हमें इस क्लास में डालना है, इस फाइलम में डालना है, इस ऑर्डर में डालना है, जो कि हम आगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज डिस्कस करने वाले हैं उसमें डालना है। तो इसका मतलब सिस्टमेटिक्स में क्या करना है तुम्हें, सिस्टमेटिक्स में तुम्हें करना है बच्चा टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे आप, यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखोगे, यानी कि CINC तो हमारा हो गया। हमने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया, उसके लिए हमने उसके कैरेक्टर देखे, उसका नाम हमने रख दिया, क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, लेकिन किसके बिहाफ पर, ये सारी चीज़ें तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ में हम यहाँ पर देखेंगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी कि अच्छा इस तरह से ये डेवलप हुआ, इसके पूर्वज ये हैं। ये हो गया आपका सिस्टमेटिक के बारे में। अब बेटा टेक्सोनॉमी जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे दिया है एक नाम, नोमेनक्लेचर। नामकरण करने के भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तुम्हारा नाम तो तुम्हारे मम्मी पापा ने रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी पंडित ने रखा होगा। अब उसमें भी एक प्रोसेस होता था कि अच्छा पहले कुंडली बनाई जाएगी बच्चे की, इस नाम पे जो अक्षर निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का नाम रखेंगे। तो तुम तो इंसान हो, यहाँ पढ़ रहे हैं हम साइंस बुक्स के बारे में, हम किताबी ज्ञान की बातें कर रहे हैं।
अब किताबी ज्ञान की जब हम बातें करें तो किताबी ज्ञान में भी रूल्स होते हैं, तो वैसे ही नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या होता है, नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो जो टैक्सोनॉमी हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, उसमें आती है एक टर्म बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी ऑर्गेनिज्म का जब नामकरण करना है तो उसमें क्या होगा, हम इस अकॉर्डिंग उसका नाम करेंगे कि उसके नाम में दो वर्ड, यानी कि अक्षर की बात नहीं करी, दो लेटर की बात नहीं करी, दो वर्ड वहां पे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मेरा नाम है निक्की हाड़ा, तुम्हारा नाम हो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा नाम जैसे कि कृतिका अग्रवाल तुम्हारा नाम है, तो तुम्हारे नाम में भी कितने हुए, दो शब्द। अब जैसे किसी का नाम तुमने देखा होगा, किसी का नाम है लाइक गुरलीन करण छाबड़ा, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। अब इस तरह का नाम है तो इसमें यहाँ पे क्या आ गए, तीन लेटर आ गए। मोस्टली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नामकरण देंगे तो वहां पर क्या होगा बेटा, दो वर्ड होंगे उसके नाम में, तीन वर्ड होंगे तो वहां पे वो थ्री वाली जो ट्राइब वाली सिचुएशन होती है उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सॉरी, ट्राइब वर्ड तुम यहाँ पे ध्यान मत रखना, ट्राइब वर्ड किसी इसी चैप्टर में आने वाला है, किसी और चीज से रिलेटेड। तो पहले हम देखते हैं बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अब ये बायोनोमियल से बाय टर्म किसके लिए आता है, दो के लिए आता है, यानी कि नामकरण का एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी पद्धति जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में कितने वर्ड होते हैं, दो वर्ड होते हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं। अच्छा ये अच्छा लग रहा है वैसे, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है बच्चा। अब इस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को किसने बताया, कहाँ से आया, शुरुआत कहाँ से हुई, ये तुम्हें देखना है बेटा। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ना वो प्रपोज्ड, यानी कि अच्छा कोई रूल्स बनाते हैं, दो वर्ड प्रेजेंट होने चाहिए, इस तरह की बातें शुरू की थी। यानी कि प्रपोजल जो है ना वो किसने दिया था, कैस्पर बोहिन ने दिया था। लेकिन फिर भी फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की अगर बात की जाए तो वो कौन है बेटा, आपके कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस क्या है, जिन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के। जैसे टैक्सोनॉमी के फादर वही थे, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के प्रिंसिपल किसने दिए, आपके कैरोलस लीनियस। बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको है ना दूसरों का क्रेडिट खाने की क्या होती है, आदत होती है, ऐसे इजीली बस मुंह उठा के किसी का भी क्रेडिट खा देते हैं। अब जब कैस्पर बोहिन जो थे उन्होंने प्रपोजल दिया था, कैरोलस लीनियस दूर से बैठ के सुन रहा था ये बातें, उसने सोचा अरे ये मेरे से आगे कैसे निकल सकता है, इसने प्रपोजल दिया है, फिर उसने अपना दिमाग यूज किया, फिर वो उसके ऊपर काम करने के लिए बैठ गया। काम करने बैठा तो फिर उसने बहुत अच्छा काम भी कर दिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं। काफ़ी सारी डिस्कवरी की है भाई आपके कैरोलस लीनियस ने, थैंक यू बोलना चाहिए उसको, ठीक है ना, मतलब मैं भी बोलती हूँ तो तुम्हें भी बोलना चाहिए। तो पहले तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है ये देखो, प्रपोजल किसने दिया था इसको, हु प्रपोज्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और प्रिंसिपल किसने दिए ये आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें बेटा स्टेटमेंट में आ गई ना तो तुम्हें अभी तो ये लग रहा है हमें कौन सी थ्योरी पढ़ा रही है मैम, बाद में ना तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। कैस्पर बोहिन ने तो प्रपोजल दिया था, प्रिंसिपल जो है इसके रूल्स जो है वो बनाए बेटा कैरोलस लीनियस ने। अब ये जो प्रिंसिपल्स दिए थे किसने, कैस्पर बोहिन ने। इसकी बेटा एक बुक थी पाइनेक्स, इसकी बुक पाइनेक्स में इसने क्या किए थे, प्रिंसिपल्स दिए थे। और जो ये कैरोलस लीनियस है इसने भी प्रिंसिपल्स दिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, तो उसके लिए इसने इसकी एक बुक थी फिलोसोफिया बॉटनिका। इस बुक में क्या किया इसने, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की जो प्रिंसिपल्स थे, रूल्स थे वो दिए। अब उसमें भी क्या हुआ देखो, तुम्हें पता है प्लांट्स के रूल्स अलग होंगे, प्लांट्स को क्लासिफाइड करना है या नामकरण करना है, और एनिमल्स का नाम अलग तरीके से होता है तो उसके रूल्स क्या होंगे बेटा, अलग होंगे। तो इसने प्लांट्स के रूल्स के लिए भी अलग से बुक पब्लिश की और एनिमल्स के लिए भी। प्लांट्स वाली बेटा जो बुक थी उसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम, और आपकी एनिमल्स के लिए जो बुक थी बेटा उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी।
अब क्या ये सारा का सारा एक साथ ही पब्लिश कर दिया था क्या मैम इसने? नहीं बेटा, एक साथ पब्लिश नहीं किया था। फिलोसोफिया बॉटनिका में जब इसने रूल्स दिए थे तो वो टाइम था 1751 के आसपास का। जब इसने प्लांट्स को नॉमेनक्लेचर किया, उसका नामकरण किया, तो उसकी जो स्पीशीज प्लांटेरम वाली बुक है बेटा, इसको पब्लिश हुई थी समथिंग 1753 में। और सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है बेटा, ये आई थी 1758 में। इस सिस्टेमा नेचुरी में कम आई थिंक 4296 के समथिंग इतनी सारे एनिमल्स का नामकरण करके इसने रखा हुआ है सिस्टेमा नेचुरी में, जिसको पब्लिश किया था इसने 1758 में। किसने? कैरोलस लिनियस ने। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है बेटा, ये चीज देखो, इसके कुछ रूल्स हैं। क्या है रूल्स? रूल नंबर 1, तुम देखो, रूल नंबर 1 है बेटा इसका, जैसे कि मैं मैंगो की बात करूं, किसकी? मैंगो की। अब मैंगो का नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका है। मेंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज चल रही होगी, मैम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया वो तो ठीक है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऐसा नाम रखा जिसमें 2 वर्ड्स होते हैं, बट इसकी जरूरत क्या थी? क्या जरूरत पड़ रही थी बेटा? जरूरत ये थी कि जब हम पढ़ रहे हैं, अभी आज तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि हमें देश दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है सब कुछ हमें पता होता है। कोई भी इंसान कहीं पे कुछ और बोल के कहीं और पब्लिश नहीं करवा सकता। सब कुछ बहुत टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट है हमारे हाथ में। उस टाइम पर, और अभी भी अगर पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो, इस तरह से डिस्कवरी वाली बातें हो, तो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो जाए। उस टाइम पे तो बेटा इतने सारे सोर्स भी नहीं थे। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हो सकता है, अभी मैं बात करूँ आपसे आंकड़े की। अब आंकड़े को नॉर्मली राजस्थान में तो शायद आंकड़ा ही बोलते हैं, अगर मैं चली जाऊँ इधर पंजाब हरियाणा साइड में, वहाँ पे उसको मदार बोलते हैं। एमपी में उसको आंख बोलते हैं। अब है तो आंकड़ा ही तुम्हारा, उसके हमने इतने सारे नाम सुन लिए। हो सकता है दिल्ली साइड में कुछ और बोलते होंगे, साउथ में कुछ और बोलते हो उसको, यूपी में कुछ और बोल दें, गुजरात वाले कुछ और बोल दें। अब एक चीज को 10 जगह के लोग, 100 जगह के लोग 100 तरह के अलग अलग नामों से जानते हैं। इंग्लिश में उसको कुछ और बोलते हैं, तो कंफ्यूजन हो गया। अब तुम सोचो, तुम अभी इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें बाहर जाना हो कल को एब्रोड। अब तुम एब्रोड में जाके वहाँ आंकड़ा आंकड़ा करते फिरोगे, कौन तुम्हें समझेगा? तुम इंग्लिश में भी बोल दोगे, कुछ लोग शायद समझ सकते हैं, लेकिन तुम स्पेशली किसी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, वहां पर तुम्हें किसी लैब में एज अ साइंटिस्ट तुम्हें काम करना है, तो तुम क्या ऐसी लोकल लैंग्वेज बोल पाओगे क्या? वहां पे ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है। तो कंफ्यूजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म के 10 जगह पे 10 नाम हो सकते हैं, और हो सकता है 10 नाम जो है, हम आम को यहाँ पे आम बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम पपीते को कुछ और बोल रहे हैं। सामने वाला हो सकता है कि वो लोग है ना, हम आम को जो चीज बोल रहे हैं वो पपीते का उसने वो वाला नाम रख रखा हो, किसी ने खीरे का वो नाम रखा हो, किसी ने केले का वो वाला नाम रख रखा हो, जो कि हम किसको बोल रहे हैं? पर्टिकुलर आम को बोल रहे हैं। यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के, एक स्पीशीज के 10 नाम हो सकते हैं, या 10 स्पीशीज 10 ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर नाम हो सकता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया? क्लासिफिकेशन में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को ऐड किया गया। उसमें फिक्स हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम देंगे। साइंटिफिक नेम में क्या होगा बेटा? 2 वर्ड प्रेजेंट होने चाहिए। तो रूल नंबर 1 ये है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम दोगे तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी? कहां से उठाओगे उसको? लैटिन लैंग्वेज से उठाओगे। तो साइंटिफिक नेम जो होते हैं ना बेटा, क्या होते हैं आपके? साइंटिफिक नेम वो किस लैंग्वेज में होते हैं बेटा? लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। मैम लैटिन लैंग्वेज ही क्यों चूज की इन्होंने? ये कुछ और लैंग्वेज भी तो चूज कर सकते थे। लैटिन लैंग्वेज बेटा इन्होंने इसलिए चूज करी कि अगर ये लैटिन लैंग्वेज चूज नहीं करते तो आज आपने देखा होगा कि जी जनरेशन वाले लोग किसी चीज को कुछ और बोलते हैं, हम लोग कुछ और बोल रहे हैं, हमसे पहले वाले कुछ और बोलते थे। यानी हिंदी, इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस में क्या होते हैं? नए नए वर्ड ऐड होते रहते हैं, कुछ वर्ड्स हट भी जाते हैं और नई नई चीज़ों को डिक्शनरी में ऐड किया जाता है। लैटिन वर्ड, जो लैटिन लैंग्वेज है बेटा, वो क्या है? एक तरह की डेड लैंग्वेज है। क्या है आपकी? डेड लैंग्वेज, यानी कि इसमें कभी भी सालों साल अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए लैटिन लैंग्वेज को यूज किया गया। रूल नंबर 1 तो ये था कि साइंटिफिक नेम को लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2
रूल नंबर 2 बेटा ये था कि जब साइंटिफिक नेम्स को हम लिखेंगे तो हम लिखते टाइम दो वर्ड्स होंगे, दो वर्ड्स को दोनों को क्या होगा सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको रिटर्न किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो साइंटिफिक नेम को क्या किया जाएगा बेटा, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। ये इसको मैंने अंडरलाइन किया, इसको मैंने अंडरलाइन किया। अब मैं अंडरलाइन इसको कर रही हूँ तो ऐसा नहीं मैम जी कट जाएगा, एफ कट जाएगा, तो तुम यहां से इसको छोड़ो फिर यहाँ पे नहीं कट रहा है वो कटने दो। तुम्हें बिल्कुल पूरा का पूरा फर्स्ट वर्ड जो है उसको एक ही अंडरलाइन करना है, दूसरे वर्ड को तुम्हें एक ही बार में अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम लिख रहे हैं तब तो अंडरलाइन किया जाएगा, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, टाइप कर रहे हैं, तो इसको क्या किया जाएगा, इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। किस फॉर्म में लिखा जाएगा बेटा, इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। इटैलिक फॉर्म यानी कि जैसे कि इसको ये ऐसे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके लिखना, ये क्या होता है बेटा, इटैलिक फॉर्म होती है। ठीक है, टाइप करते टाइम तो इटैलिक फॉर्म का याद रखेंगे, और अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। रूल नंबर 3 क्या है, जो फर्स्ट वर्ड होगा, क्या होगा, आपके साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो किसको डिनोट करेगा बेटा, जीनस को। ठीक है, और जो सेकंड वर्ड होगा आपके साइंटिफिक नेम का, सेकंड वर्ड जो है वो किसको डिनोट करेगा बेटा, स्पीशीज को या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को। स्पेसिफिक एपिथेट को ये डिनोट करेगा। 4 रूल है भाई। रूल नंबर 4 क्या बताया, एक तो तुम्हें लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज में होना चाहिए, अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वर्ड जो है ये वाला किसको बता रहा है बेटा, जीनस को बता रहा है, और आपका ये सेकंड लेटर जो है, सॉरी वर्ड जो है वो किसको डिनोट कर रहा है बेटा, स्पीशीज को डिनोट कर रहा है। ये भी हमने बता दिया। रूल नंबर 4 ये कि जो फर्स्ट वर्ड होगा जो जीनस को डिनोट करेगा उसका फर्स्ट लेटर किससे लिखा जाएगा, आपका जो इंग्लिश है उसके कैपिटल वर्ड से, अल्फाबेट में कैपिटल लेटर से किसको डिनोट लिखा जाएगा, जीनस के फर्स्ट लेटर को। और जो आपकी स्पीशीज है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के, समझ में आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के स्मॉल वर्ड से लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कैपिटल लिखा है, यहाँ पे क्या किया मैंने, स्मॉल में लिखा है। तो ये 4 रूल्स हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि किसी भी जब हम किसी का नामकरण संस्कार कर रहे हैं तो उसमें क्या 2 शब्द होने चाहिए, 2 वर्ड होने चाहिए। ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई है। अब तुम्हें दूसरी चीज समझनी है, एक सेकेंड, अच्छा यहां से ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। अब आई होप तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ऐसा मेरा क्या है बेटा मानना है। अब मान लो कि मुझे इसमें क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया शैली, करण, छाबड़ा, 3 नाम हो गए, 3 नाम आ गए तो क्या होगा, तो 3 नाम आने के बाद में पहला लेटर तो बेटा जीनस को डिनोट करेगा, दूसरा स्पीशीज, और अगर तीसरा जो नाम है कहीं पे आपको देखने को मिलेगा मेंजिफेरा इंडिका, और लास्ट में मान लो यहाँ पर आ गया लिन, क्या आ गया इस तरह से लिन। अब ये जो है बेटा वो किसको डिनोट कर रहा है, साइंटिफिक नेम को, यानी कि किस साइंटिस्ट ने इसका नामकरण किया है, किसने डिस्कवरी की है, किसने इसका नाम सबसे पहले आके हमें बताया था कि इस स्पीशीज में रखना है, इस जीनस को मैं बोलूंगा तो ये जीनस है, ये इसकी स्पीशीज है, ये इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। तो जो साइंटिस्ट इसको डिस्कवर करता है लास्ट में क्या होता है बेटा, उसको भी आप उसका जो नाम है उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है, पहली कंडीशन तो ये है कि ये क्या होगा बेटा, अंडरलाइन नहीं होगा, नॉट अंडरलाइंड। दूसरी कंडीशन ये है कि
इसका जो नाम आप लिखोगे ये इटैलिक्स में लिखना भी जरूरी नहीं है, ना तो इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखना जरूरी है, ना इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब हो सकता है साइंटिस्ट के नाम बहुत बड़े बड़े हो, तुम्हें पता है, तो क्या साइंटिस्ट का इतना बड़ा नाम लिखोगे, इतना बड़ा साइंटिफिक नेम करोगे क्या? नहीं, साइंटिफिक जो नेम होते हैं उनको हमेशा शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म यानी कि छोटे से नाम में शो करना है तुम्हें कि हाँ ये साइंटिस्ट का नाम है, यानी कि शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म होनी चाहिए। अब तुम सोच रहे हो मैम साइंटिफिक नेम तो ठीक है, साइंटिस्टों ने नाम रख दिए, इस चीज की क्या श्योरिटी कि एक जो साइंटिस्ट होगा वो अगर मैंगो के ऊपर रिसर्च करे या मैंगो का नाम लिख के आना चाहता है तो बाकी वो काम नहीं करना चाहेंगे? या फिर मैंगो का नाम मेंजीफेरा इंडिका तो एक साइंटिस्ट ने दे दिया, दूसरा साइंटिस्ट पपीते का ये वाला नाम मेंजीफेरा इंडिका क्यों नहीं रख सकता? नहीं रख सकता बेटा। एक बार जो नाम आपने रजिस्टर करवा दिया किसी चीज का, और उससे पहले मैंगो को जैसे किसी ने भी साइंटिफिक नेम इससे पहले नहीं दिया है, सबसे पहले मैंने आके दिया है, तो जब मैंने एक बार वो नाम रजिस्टर करवा दिया तो पहले चेक किया जाएगा कहीं ये वाला नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का तो नहीं है, किसी और को तो नहीं दे दिया, हम आम को जो नाम दे रहे हैं हमने कहीं वो पहले अमरूद को या किसी और स्पीशीज में तो नहीं रख दिया इसको, ये कंफर्म किया जाता है। उसके बाद में अब 3 साइंटिस्ट आम पे काम कर रहे हैं, 3 साइंटिस्ट आम का अलग अलग नाम लेके आए, तो जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आम का साइंटिफिक नेम रखेगा उसी के नाम पे उसका नाम रखा जाएगा और उसी के नाम पे उसकी डिस्कवरी मानी जाएगी, बाकी लोगों के नाम पर नहीं मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम आ जाओ इधर कोने में, तुम्हें क्या है कोने में समझ में आता है, ये किसी भी चीज़ है, ये ए नाम की कोई चीज़ है, अब इसको 3 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे, हो सकता है एक साइंटिस्ट 1901 में आया, एक ने 1963 में काम किया, एक जो है 1967 में उसके ऊपर काम कर रहा है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग नाम लेके आए, तो जो सबसे पहले नाम लेके आया है, जिसने सबसे पहले उसका साइंटिफिक नेम दिया है, उसी को क्या माना जाएगा बेटा? वैल्यूएबल माना जाएगा। ये चीज़ भी तुम्हें याद रखनी, तो इसका नाम 1901 में जो साइंटिस्ट आया था ना उसके नाम के अकॉर्डिंग रखा जाएगा और उसी का नाम लास्ट में लिखा जाएगा। तुम 10 इंसान हो, 10 तरह के काम करो, कोई मतलब नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सॉरी नॉमेनक्लेचर क्या है, उसके रूल्स क्या है, ये तो हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सॉरी बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जब किया है बेटा तो उसके लिए अलग अलग कोड्स हैं। कुछ कोड्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के नाम रखे गए, वहाँ पे जो नामकरण हुआ है वो प्लांट्स का हुआ है, कुछ में सिर्फ एनिमल्स का हुआ है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स तो एक दूसरे से अलग अलग है ना। तो कुछ कोड्स है बेटा जिनकी फुल फॉर्म्स आपको एज इट इज याद रखनी है। अब ये कोड क्या क्या है, ये कोड्स है बेटा, मैं पहले लिख देती हूँ फिर फुल फॉर्म बताती हूँ तुम्हें। ये 5 तरह के कोड्स हैं, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ अलग अलग कोड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ प्लांट्स वालों को बॉटनी के अंदर रखेंगे, जो एनिमल्स हैं उनको हम कहाँ पे रखेंगे बेटा? जूलॉजी के अंदर रखेंगे। तो ये ICBN इसकी बेटा फुल फॉर्म है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या है बेटा? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही ICZ है ना बेटा, इंटरनेशनल कोड फॉर, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें सारे एनिमल्स आ रहे हैं जिनके नाम रखे हैं बेटा, जिनको का नॉमेनक्लेचर किया है। अब मैम ये 2 तो ठीक है प्लांट्स और एनिमल्स वाले, ये नीचे 3 क्या क्या आ गए, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहे, ये तो मैं समझ में आएंगे। ICNCP है बेटा, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है ना। कल्टीवेटेड प्लांट्स को सेपरेट कर दिया गया है, तो ये इंटरनेशनल कोड फॉर, एक सेकेंड, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर
ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, ये देखो ICVCN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, वायरस को भी क्या किया है, अलग से डाल दिया है, उसके भी जब नामकरण हुए हैं तो उसका भी एक अलग से कोड दिया गया है। वायरस जो कि ना तो यूनिसेल्युलर में आता है ना मल्टी सेल्युलर में आता है, कभी लिविंग होता है कभी नॉन लिविंग होता है, जो बॉर्डर लाइन वाला है उसको भी इज्जत यहाँ पे दे दी गई है। तो तुम्हें ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बेटा ऊपर वाले तो तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम्हें याद तो ये भी हो जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, तो 2-3 बार नाम याद करोगे तुम्हें याद हो जाएगा। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस, एक सेकेंड, नोमेनक्लेचर बाद में आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, और ये जो लास्ट में आपको ICNCB नजर आ रहा है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया के लिए ये वाला कोड यूज हुआ है बेटा। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे तुम्हें जो ये कोड्स नजर आ रहे हैं, इसमें से कितने कोड ऐसे हैं जो कि यूकैरियोटिक से एसोसिएटेड हैं और कितने कोड्स ऐसे हैं बेटा जो प्रोकैरियोटिक से एसोसिएट है। ठीक है ना, ये देखो ICBN बॉटनी से रिलेटेड है, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर है, प्लांट्स से रिलेटेड है। प्लांट्स क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं भाई, यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमल्स यूकैरियोटिक हैं, कल्टीवेटेड प्लांट्स भी क्या है आपके यूकैरियोटिक है। यानी कि ये 3 जो है बेटा वो किससे असाइंड है, यूकैरियोटिक से एसोसिएटेड है, और बाकी ये नीचे वाले आपको पता है कि वायरस भी एक तरह से प्रोकैरियोटिक है जब वो लिविंग होता है तो, और बैक्टीरिया भी आपके प्रोकैरियोटिक में आते हैं। बेटा ये चीज़ ना वैसे तो तुम्हें इतना ज़्यादा डीपली कोई पढ़ाएगा नहीं, लेकिन तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तो ध्यान से समझ लो, क्योंकि जब यहाँ से असर्जन रीजन आएगा ना तो बहुत दुख देने वाला है। इसी के साथ में हम हमारा जो सेकंड पार्ट था व्हाट इज लिविंग कर चुके हैं, ये वाली चीज जो थी नोमेनक्लेचर जिसमें हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी देखना था वो भी बेटा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो हम नेक्स्ट बेटा डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में। तुम्हें आवाज तो आ रही है ना भाई, एक सेकेंड, मेरा माइक हो गया है टेढ़ा, मैं इसको कर लेती हूँ सीधा। एक सेकेंड बेटा होल्ड करना। हाँ अब ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। मैम स्पेलिंग गलत है, क्या होती है टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की बेटा, इसके अंदर टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में भी कैरोलस लिनियस ने बताया था। पहली चीज तो टेक्सोनोमिक हायरार्की का दूसरा नाम आप ये बोल सकते हो कि जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो किसी भी चीज को, उसमें क्या करेंगे हम अलग अलग कैटेगरीज को पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि किस तरह से हमने डिवाइड किया, कहाँ स्पीशीज आई, कहाँ जीनस आया, कहाँ आपका ऑर्डर है, फैमिली कहाँ है, किस किंगडम में डाला है। तो टेक्सोनोमिकल हायरार्की क्या है बेटा, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। अब बेटा ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं ये क्या है, एक तरह के ग्रुप्स हैं। ग्रुपिंग जब हम कर रहे हैं, हमने बात ही की थी हम ग्रुप करेंगे, तो ग्रुप्स में जब हम किसी भी कैटेगरी में किसी ग्रुप में टेक्सोनोमी
एक तरह से क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी हमारे क्लासिफिकेशन के रूल्स पर काम करती है। हम जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कैटेगरी में किसी भी जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर रहे हैं, उसकी स्पीशीज अलग अलग चीजें बता रहे हैं हम उसके बारे में, तो कैटेगरी में या ग्रुपिंग उसकी कर रहे हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, तो कैटेगरी में डिवाइड करना ही टेक्सोनॉमी को क्या बोलते हैं बेटा, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की इसको बोला जाता है। दूसरी ये चीज है बेटा कि जो कि आपको याद रखने की यहाँ पे इस तरह की कितनी कैटेगरीज होती हैं बेटा, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं इस तरह की। आप कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 7 कैटेगरीज में आप क्या कर सकते हो बेटा, डिवाइड कर सकते हो, तब जाके आपकी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनेगी। और जो एक कैटेगरी होती है, पर्टिकुलर एक कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी जो हम देखेंगे उस एक कैटेगरी को क्या बोला जाता है वो मैं अभी बता रही हूँ। पहले ये देखो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज क्या है बेटा, इसका नाम है कीप पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट सिक। इसका मतलब क्या हुआ मैम, इसका मतलब बेटा ये हुआ कीप यानी कि किंगडम, पोर्ट फाइलम, फाइलम आता है बेटा एनिमल्स के लिए, अगर हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर आएगा डिवीजन, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये देखो 7 क्या है बेटा आपकी कैटेगरीज हैं जिनके बिहाफ पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उसे क्लासिफाइड करेंगे। और ये अलग अलग कैटेगरीज को, इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को मिलाकर हम बोल रहे हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। दूसरी चीज ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग जो ये ग्रुप हैं, इनमें पर्टिकुलर एक ग्रुप को बेटा बोला जाता है टेक्सोन। क्या बोला जाता है, टेक्सोन। और ऊपर से लेकर नीचे तक की जो ये अलग अलग कैटेगरीज, जिसमें एक को मैं टेक्सोन बोल रही हूँ, ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है। अगर मैंने कंप्लीटली सारी कैटेगरीज के बारे में बात करनी है तो ये क्या है, हमारे टेक्सास हैं। क्या है बेटा, ये यहां से यहां तक है आपके टेक्सा। समझ में आया। अब दूसरी बात देखो, इधर कलर चेंज कर लेते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मान लो मैं किसी चीज को डिवाइड कर रही हूँ, अब इसमें जो है कुछ शब्द मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनने भी हैं, एक सेकेंड बेटा, समझने भी हैं कि मैम बोलना क्या चाहती है यहाँ पर। बेटा देखो यहाँ पर स्पीशीज, सबसे नीचे आपको सबसे छोटी, सबसे नीचे की तरफ जो कैटेगरी नजर आ रही है वो क्या है, आपकी स्पीशीज। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ हम पढ़ते जा रहे हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, हम इसके बारे में बात करें। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि स्पीशीज से जब हम किंगडम की तरफ जा रहे हैं बेटा, तो हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन इन 7 ऑब्लिगेटेड कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में उसको रख रहे हैं, तो स्पीशीज से किंगडम की तरफ हम जाएंगे बेटा, तो कॉम्प्लेक्स डिवीजन करने की, यानी कि क्लासिफिकेशन करने की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कम होगी, जो जनरल कैरेक्टर्स हैं बेटा वो बढ़ेंगे या कम होंगे, सिमिलरिटी कम होगी या ज्यादा होगी, इन सारी चीजों को देखना है बेटा। तो सबसे पहले तो जब हम स्पीशीज से कहां जा रहे हैं बेटा, किंगडम की तरफ, इधर से इधर, इस चीज को ध्यान से देखना। किसी भी स्पीशीज को क्लासिफाइड करना, मैं इंसान हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, मुंह है, बाल हैं, 2 हाथ है, 2 पैरों से चल रही हूँ, तुम्हारा भी वही सीन है। तो हम सारे के सारे क्या हुए, होमोसेपियंस है, यानी कि हम एक ही स्पीशीज सेपियंस के अंदर आते हैं। होमोसेपियंस हमारा साइंटिफिक नेम हुआ। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, ठीक है ना। यहाँ पे जाति की बातें नहीं की जा रही है, वो जाति अलग है, यहाँ पे हम साइंस वाली जाति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी होमोसेपियंस, जब हम खुद को बोल रहे हैं आपके अंदर और मेरे अंदर सिमिलरिटीज है, तो हम लोगों को उठा के एक स्पीशीज में पटकना ज्यादा इजी है, यानी कि स्पीशीज को क्लासिफाई करना क्या है बेटा, इजी है। लेकिन क्योंकि अब मैं होमोसेपियन हूँ, हम सब सिमिलर हैं, हमें एक स्पीशीज में डाल दिया। लेकिन मैं बात करूँ एनिमल्स की,
तो कुत्ता भी एनिमल है, मैं भी एनिमल में आती हूँ, आप भी एनिमल में आते हैं, गाय भी एनिमल में आती है। अब इन सबको मिला के मैं क्या करूंगी, एक किंगडम में पटक दूंगी, सारा सब कुछ धीरे धीरे मिक्स होता होता एक किंगडम आ जाएगा। तो किंगडम को क्लासीफाई करना इजी है या फिर किसी स्पीशीज को क्लासीफाई इजी है? तो बेटा स्पीशीज को क्या करना बेटा, क्लासीफाई करना इजी है। ये चीज तुम्हें यहां लिखनी है, स्पीशीज इज इजी टू क्लासीफाई, लेकिन किंगडम क्या है बेटा, इसको क्लासीफाई करना डिफिकल्ट है। बेटा एक एक शब्द ध्यान से सुनना है अभी, आपके और मेरे, क्योंकि मैं और आप एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, हम दोनों के बीच में जो सिमिलरिटीज होंगी वो बाकी लोगों से, बाकी लोगों इज दैट मीन कि गाय से और हमारी सिमिलरिटी तो अलग अलग होंगी ना, यानी कि स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के लोगों के बीच में क्या होती है बेटा, सिमिलरिटी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है बेटा, यहाँ पे सिमिलरिटी ज्यादा होती है, लेकिन किंगडम के कंपेयर में यहाँ पे सिमिलरिटी ज्यादा है, किंगडम में क्या है बेटा, सिमिलरिटी कम है। यहाँ पे सिमिलरिटी चीज़ों का मिलना क्या है, रेयर है, बहुत कम सिमिलरिटी यहाँ पर क्या होती है ब्लू ले सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी चीज़, एक स्पीशीज को स्पेसिफाई करना बहुत इजी है कि हाँ ये होमोसेपियंस हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये सारे ये डॉगीज हैं, ये कैटीज हैं, ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर आते हैं। इन चीज़ों को क्या करना है बेटा, स्पेसिफाई करना इजी है। बट अगर मैं बात करूँ पूरा प्लांट किंगडम, पूरा एनिमल किंगडम, क्या उसको स्पेसिफाई करना इजी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, सब लोगों को हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो क्या बेटा, स्पीशीज जो है इसको स्पेसिफाई करना, यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो है बेटा स्पेसिफाई कम कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं जनरल की, कि यहाँ पे स्पीशीज जो है वो लेस जनरल है या मोर जनरल है, और किंगडम आपका लेस जनरल है या मोर जनरल है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो बेटा स्पीशीज जो है हमेशा लेस जनरल होती है, आपका किंगडम जो होता है बेटा वो मोर जनरल होता है। यानी कि उसमें एनिमल किंगडम की मैं बात करूं, प्लांट किंगडम की मैं बात करूं, तो सारे के सारे एनिमल्स को मैंने एक किंगडम में डाला हुआ है, तो वहां पे वो जनरल ज्यादा है। लेकिन एक स्पीशीज के अंदर मैं एक बार में एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज को क्या कर सकती हूँ, डाल सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने होमोसेपियंस के साथ में कुत्तों को डाल दिया, होमोसेपियंस के साथ में मैं मंकी या गोरिल्ला को डाल दूं, नहीं डाल सकती हूँ मैं। यानी कि स्पीशीज जो है बेटा वो आपकी क्या होती है, लेस जनरल होती है, और किंगडम आपका मोर जनरल होता है। ये जो चार बातें मैंने बताई है, क्लासिफाई, सिमिलर, स्पेसिफिक और जनरल वाली, ये चारों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरी चीज आप ये देखो बेटा, यहाँ पर फैमिली और जीनस के बीच में, फैमिली और जीनस के बीच में, इसी तरह से क्लास ऑर्डर वगैरह के बीच में सब क्लास, सब ऑर्डर, ऐसी चीजें आती हैं बेटा, ठीक है। लेकिन जीनस और फैमिली के बीच में बेटा एक वर्ड आता है जिसको मैं बोल रही हूँ ट्राइब। क्या बोल रही हूँ बेटा मैं इस वर्ड को, मैं इसको बोल रही हूँ ट्राइब। फैमिली जीनस के ऊपर है, फैमिली से पहले, यानी कि ये क्या है, सब फैमिली है एक तरह की। ट्राइब वर्ड जो है सब फैमिली के लिए यूज किया जा सकता है। किस किया जाता है बेटा, सब फैमिली के लिए ट्राइब वर्ड यूज किया जाता है। ये चीज भी आपको 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अंदर क्या करनी है बेटा, याद रखनी है। अगर आपने ये याद नहीं रखी तो तुम गए काम से। अब ये जो बेटा टर्म स्पीशीज है, इसी में बता दूं, स्पीशीज जो बेटा ये टर्म है बेटा, मैम ये स्पीशीज होती क्या है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि स्पीशीज होती क्या है। स्पीशीज में पहले तो आप ये देखो कि ये जो स्पीशीज टर्म है, इधर आ जाओ, स्पीशीज टर्म जो है बेटा वो दी थी जॉन रे ने। किसने दी थी, जॉन रे ने, ये नाम याद रखना है। दूसरी बात बेटा, अभी करंटली एक हम बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, हम बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं बेटा। एक बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो कॉन्सेप्ट दिया है किसने, अर्नेस्ट मेयर ने। अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया है, उसको हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि सिमिलर
एक ही स्पीशीज के लोग आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करेंगे, आपस में वो रिप्रोडक्शन करके प्रोजेनी बनाएंगे, और वो जो प्रोजेनी बनाएंगे वो भी क्या होगी, फर्टाइल, यानी कि एक स्पीशीज के फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल प्रोजेनी बनाएंगे। ये बात किसने बताई थी, अर्नेस्ट मेयर ने बताई थी। जस्ट इमेजिन ये कोई एरिया है, यहाँ पर क्या है, ए कोई स्पीशीज रह रही है, और इसी तरह से पी या बी करके एक स्पीशीज रह रही है। तो ये जो ए वाला है ना बेटा, ये ए वाला ए वाले से ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये इन दोनों का ही आपस में रिप्रोडक्शन हो सकता है, और ये दोनों आपस में मिलकर ही क्या कर सकते हैं, सेम फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं। ए वाला पी वाले से जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी बायोलॉजिकल कंसेप्ट को हमने क्या बोला है, बायोलॉजिकली स्पीशीज कंसेप्ट हमने बोला है। और इस बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट को किसने दिया है बेटा, अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। अर्नेस्ट मेयर के बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें भी हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से देखनी है और सुननी है, लेकिन उससे पहले तुम ये देखो, अर्नेस्ट मेयर क्या दिया है बेटा इन्होंने, ब्लू नॉट ब्लैक, बायोलॉजिकल कंसेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट बेटा, क्योंकि एक स्पीशीज जो है अपने ही स्पीशीज के लोगों के साथ में क्या कर सकती है बेटा, रिप्रोडक्शन कर सकती है, सेम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकती है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में किसने बताया था, आपके अर्नेस्ट मेयर ने बताया था। किसके बारे में बताया था बेटा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में। अगर तुम जबरदस्ती कोशिश भी करोगे किसी और सिमिलर स्पीशीज में क्या करवाने की, रिप्रोडक्शन करवाने की, तो जो आपकी नेक्स्ट प्रोजेनी होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी बेटा, वो फर्टाइल नहीं होगी। इसके बारे में भी किसने बताया था, अर्नेस्ट मेयर ने बताया था। अर्नेस्ट मेयर जो है बेटा, इनके लिए 100 नंबर जो है बहुत लकी रहा है। 1904 समथिंग में इनका बर्थ हुआ और 2004 में इनकी डेथ हो गई। पहली चीज़ तो ये, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं हिस्ट्री, क्योंकि आजकल जो है बेटा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आपको पता है इंट्रोडक्शन में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, तुम उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। 100 साल तक जिंदा रहे। जब ये साइंटिस्ट थे उस टाइम पे इनका नाम आता था टॉप 100 साइंटिस्ट में। उस टाइम पे जो टॉप 100 साइंटिस्ट थे उसमें इनका नाम चलता था। अर्नेस्ट मेयर के हाथ में इन्हें नवाजा गया है, किससे, 3 बहुत आधुनिक पुरस्कारों से, आधुनिक नहीं मतलब 3 बहुत बेस्ट प्राइजेस से, जो कि बायोलॉजी में दिए जाते हैं। उन 3 प्राइजेस का नाम आपको पता होना चाहिए, ब्लू से लिख देते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा हम, अर्नेस्ट मेयर के बारे में। तो अर्नेस्ट मेयर को बेटा ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला हुआ है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको मिले हुए हैं। उसमें से है बेटा नंबर 1 पे बाल्जन प्राइज, एक है बेटा आपका क्रेफूड प्राइज, और एक है बेटा इंटरनेशनल प्राइज फॉर साइंस। ये तो हो गई किसकी बात, अर्नेस्ट मेयर की बात, कि ऐसा ऐसा होता है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हमने देख ली। अब ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, इनमें क्या होता है बेटा, कुछ सफिक्स जो है यूज होते हैं। मतलब आप देख के ही बता सकते हो कि अच्छा ये फाइलम के बारे में बात कर रहा है, अच्छा ये ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि कुछ सफिक्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो अगर हम ऑर्डर में मेंशन कर रहे हैं, उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, तो वहां पे वो लगेंगे। फैमिली के सफिक्स जो है फिक्स होते हैं, जीनस वाले सफिक्स फिक्स होते हैं। अब ये सफिक्स कौन कौन से हैं वो तुम देख लो। मतलब बेटा ये फिर से लिखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास में क्या है बेटा, नहीं है।
स्पीशीज के लिए तो कोई सफिक्स नहीं होता है, बट जीनस के लिए मेंजिफेरा इंडिका नाम है किसी का, टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं का नाम, ठीक है। तो इंडिका में आप देख रहे हो आ रहा है, टिट्रिकम एस्टिवम आ रहा है, तो जीनस के लिए बेटा आ, अस, ऑन, इस तरह के जो है सफिक्स वो यूज किए जाते हैं किसमें, जीनस में। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर फैमिली की, तो आपको पता होगा टिट्रिकम एस्टिवम जो है पोएसी फैमिली में से आता है, ठीक है। मेंजिफेरा इंडिका को अगर मुझे रखना होगा तो किसमें, पोलिसोमिनेल्स फैमिली में मैं उसको डालूंगी। तो क्या है, एल्स, ऐसी, ऐसे शब्द यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऐसी, एल्स, सॉरी एल्स तो बेटा ऑर्डर में आएगा, पोएसी, ठीक है। अनारकार्डेसी, पोएसी फैमिली, एग्जाम्पल लिख देती हूँ, अनारकार्डेसी, पोएसी, सब में क्या आ रहा है बेटा, यहां पर आ रहा है आपका एसी जो है सफिक्स यूज में आ रहा है। ऑर्डर में जनरली आप देखोगे एल्स, पोलिसोमिनेल्स, ऐसे वर्ड, यानी कि एल्स जो है वो सफिक्स किसके लिए होता है बेटा, ऑर्डर के लिए आपका होता है। जैसे स्पिंडेल्स हो गया, स्पिंडेल्स हो गया, पोलिसोमिनेल्स हो गया। क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्लास जैसे फंजाई की मैं बात करूं तो बेसिडियोमाइसिटीज, एसिडियोमाइसिटीज, इस तरह की जो क्लासेस, यानी कि माइसिटीज यानी कि सिटीज जो टर्म है वो कहाँ पर आ रही है आपकी बेटा, क्लास के अंदर आ रही है। या फिर एक और टर्म है बेटा बेसिडियोमाइसिटीज में, यानी कि यहाँ पे है बेसिडियोमाइसिटीज। फाइसी, फाइलम और किंगडम में इतना ज़्यादा कुछ रोल होता नहीं है, तो इस चीज़ को मतलब किंगडम वगैरह के लिए कोई सफिक्स इस तरह से यूज नहीं होते। तो बेटा अभी दो तीन चीज़ें इसमें बची हुई है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है सफिक्स कौन कौन से यूज होते हैं। इसके अलावा आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक प्रॉपरली एक टेबल बनाई गई है जिसमें काफ़ी सारे साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, जैसे कि वहाँ पे हनी बी का दिया हुआ है, घरेलू मक्खी का, मस्का डोमेस्टिका, होमोशेपियंस के बारे में बताया है, उसके अलग अलग कौन सा ऑर्डर है, किस फैमिली में उसको डाला है, ये सारी चीज़ें बताई है। अब स्पीशीज और जीनस क्या है बेटा, जो सेम सिमिलर टाइप की स्पीशीज होती हैं उनको आपस में मिलाकर जब हम रखते हैं तो वो क्या होता है, जीनस से कनेक्ट हो जाता है। आपस में एक ही जैसे जीनस, जो सिमिलर जीनस होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं बेटा, फैमिली को। एक ही जैसी फैमिली जिनमें क्या हो रहे हैं बेटा, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है सिमिलर है, उनको हम किसमें डिनोट करते हैं बेटा, ऑर्डर में। एक सिमिलर फैमिली किसको डिनोट करती है बेटा, ऑर्डर को। अब ऑर्डर क्या है, थोड़ा सा हाई क्लास में चला जाता है, यहाँ तक तो लोअर क्लासेस चली रहती है, हाई क्लास में क्या होता है बेटा, ऑर्डर। अब सिमिलर जो ऑर्डर होते हैं जिनमें बहुत कम देखा जाए तो ऑर्डर, क्लास, फाइलम, इन सब में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं होती। नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो सिमिलरिटीज क्या होती है बेटा, कम होती जाती है। तो ये जो आपका ऑर्डर है इसमें ज्यादा सिमिलरिटी आपको फैमिली से नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पर जब एक जैसे ऑर्डर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो किसको डिनोट करते हैं बेटा, क्लास को। तो इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है बेटा, आपकी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वहां पर आप देखोगे जैसे कि पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो। तो लियो और टिग्रिस क्या है, दो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है लेकिन सिमिलर स्पीशीज है। लॉइन भी जंगल में रहता है, आपका टाइगर भी जंगल में रहता है, आपका तेंदुआ पार्डस भी जंगल में रहता है। अब ये आपस में जो होते हैं बेटा इनमें काफी सारी सिमिलरिटीज है, खाना, दौड़ना, ऑलमोस्ट इनका एनवायरनमेंट सेम है। तो ये सिमिलर स्पीशीज है, आपस में पास पास में जुड़ी हुई स्पीशीज हैं और इन सबको आपस में मिलाकर किसी एक ही जीनस में डाल दिया गया है जिसका नाम क्या है बेटा, पैंथेरा नाम है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स वहां पे दिए हुए हैं, आपको वो ध्यान रखने हैं। दूसरी चीज कि मैंने जब अर्नेस्ट मेयर के बारे में आपको यहाँ पर बताया तो अर्नेस्ट मेयर की जो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाली बात थी,
यहाँ पे, क्योंकि अर्नेस्ट मेयर ने क्या दिया है आपका, बायोलॉजिकली स्पीशीज ऑफ कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया है बेटा, बायोलॉजिकली स्पीशीज ऑफ कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहाँ पर उसने पहले क्लियरली बोल दिया है कि सिमिलर स्पीशीज के लोग ही आपस में रिप्रोडक्शन करके जो प्रोजेनी बनाएंगे वो क्या होगी, फर्टाइल होगी, उनका ऑफ स्प्रिंग फर्टाइल होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन, क्योंकि बायो एक्सेप्शन के बिना नहीं चलती है, तो इसके अर्नेस्ट मेयर के जो एक्सेप्शन है बेटा वो आप यहाँ पे देखो। एक्सेप्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इमेजिन करो जैसे मेल और फीमेल की बात करूं, तो बेटा क्या है, मेल डोंकी है और फीमेल आपकी हॉर्स है। इन दोनों का मैं जबरदस्ती, देखा जाए तो बहुत ज्यादा इनकी स्पीशीज में जो है डिफरेंस नहीं है, बहुत पास पास की सिमिलर सी स्पीशीज है। अब मैं जबरदस्ती क्या कर रही हूँ, इनमें रिप्रोडक्शन करवाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करके क्या करें, एक संतति उत्पन्न करें। तो जब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को जबरदस्ती क्या करवाया जाता है बेटा, रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, तो इससे जो प्रोजेनी बनती है बेटा उसका नाम है म्यूल। और ये जो म्यूल जो है ना बेटा, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीशीज आपने लिए, इसलिए यहाँ पे दो फर्टाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन करके भी किसको बना रहे हैं, एक स्टेराइल। म्यूल जो है ना बेटा आपका क्या है, ये स्टेराइल, ये स्टेराइल ऑफ स्प्रिंग है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, मेल हो जाए आपका हॉर्स और फीमेल हो बेटा कौन, डंकी, तो जो प्रोजेनी नेक्स्ट प्रोजेनी होगी बेटा उसका नाम होता है क्या, हिन्नी होता है उसका नाम। हिन्नी भी क्या है, स्टेराइल है। अगर मैं मेल टाइगर को ले लूं और लॉइन, पास पास की सिमिलर स्पीशीज है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, प्रोजेनी का नाम है बेटा टाइगोन। ये भी क्या होगा बेटा, स्टेराइल होगा। ये अब आगे जाके रिप्रोडक्शन करके नई प्रोजेनी या नई जनरेशन को नहीं बना सकते। उसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जब मैंने आपको बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था कि 2 वर्ड में क्या होगा, आपका नामकरण संस्कार होगा। यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, प्लांट्स और एनिमल्स का अलग अलग नाम किया गया था। तो बेटा यहाँ पे एक टोटोनिम वर्ड आएगा आपके लिए। टोटोनिम क्या है वो तुम ढंग से यहाँ पे ही समझ लो। टोटोनिम, टोटोनिम जो होते हैं ना बेटा वो किस में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ICZN में तो टोटोनिम जैसे वर्ड होते हैं, लेकिन ICBN में टोटोनिम वर्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स के टोटोनिम क्या होते हैं, जब जीनस और स्पीशीज का साइंटिफिक नेम, किसी एनिमल का साइंटिफिक नेम किया जाए तो उसमें क्या होता है, जीनस और स्पीशीज दोनों के वर्ड क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे अगर मैं चूहे की बात करूं, रेट की, तो उसका नाम होता है बेटा रेटस रेटस। क्या होता है, रेटस रेटस, ठीक है। इसी तरह से आपका जो कोबरा सांप है उसका नाम होता है बेटा नाजा नाजा। क्या होता है, नाजा नाजा। तो ये जो है, ये नाम जो है वो किस में बेटा, एनिमल्स में तो टोटोनिम्स मिल सकते हैं, लेकिन आपके प्लांट्स में टोटोनिम्स नहीं होते हैं, ठीक है ना बेटा। क्या होते हैं, एनिमल्स में टोटोनिम होते हैं, प्लांट्स में टोटोनिम नहीं होते हैं। प्लांट्स में क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स में होती है पॉलीटिपिक जीनस। मैम ये पॉलीटिपिक जीनस क्या होते हैं, पॉलीटिपिक जीनस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका नॉमेनक्लेचर आप कर रहे हो, तो क्या होता है कि स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जीनस का जो नाम होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। यानी कि जीनस को काफी बार यूज किया जाता है, अलग अलग स्पीशीज का जीनस सिमिलर हो सकता है, तो उसको बोलते हैं बेटा हम पॉलीटिपिक जीनस। जैसे कि मैं बात करूं, आपके लोइन का नाम है पैंथेरा लियो, टाइगर का नाम है बेटा पैंथेरा टिग्रिस, और तेंदुआ है बेटा पैंथेरा पार्डस, ठीक है। ये कौन है बेटा, लॉइन, टाइगर, और इधर है आपका तेंदुआ। तो देखो
स्पीशीज तीनों की अलग अलग है, सिमिलर स्पीशीज नहीं है, थोड़ी पास पास वाली स्पीशीज है, स्पीशीज अलग है लेकिन तीनों के क्या है, जीनस सिमिलर है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीटिपिक जीनस बोला जाता है। तो टोटोनिम्स और पॉलीटिपिक जीनस तुम्हें याद रखना है। अब मैं देख लेती हूँ कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमने छोड़ दिया है बच्चा पार्टी। तो आपकी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो थी बेटा वो यहाँ पर खत्म होती है। टेक्सोनॉमिक ऐड हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी और एनटीए के सिलेबस से पूरी तरह से हट चुका है। इनकेस मार्च में बुलेटिन आता है और उसको ऐड कर दिया जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे, अलग से एक वीडियो बना देंगे। और अगर नहीं जुड़ता है तो हमने तो वैसे ही नहीं किया। मेजर पोर्शन जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो ऑलमोस्ट हम क्या कर चुके हैं बेटा, यहाँ से कर चुके हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे भी बताया है, क्या बताया है, पैंथेरा टिग्रिस। एक सेकेंड बेटा, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बता देती हूँ तो तुम्हें चीजें याद भी रखनी है। क्या बताया, जैसे लियो टिग्रिस जो है अलग अलग स्पीशीज है, इनको एक ही जीनस किस में डाला हुआ है बेटा, पैंथेरा में डाला हुआ है। ऐसे ही सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंजिना, नाइग्रम, मेलोंजिना, ट्यूबरोसम एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं और उनको किस में डाला गया है बेटा, सोलेनम। ये जीनस की बात हो रही है बेटा, और इधर क्या है आपकी स्पीशीज, किस किस को, ट्यूबरोसम, नाइग्रम, मेलोंजिना, इन सबको किस में डाला गया है बेटा, सोलेनम जीनस में डाला गया है। ठीक है। अब जैसे पिटूनिया, धतूरा, सोलेनम, अगर मैं बात करूं यहां पे, पिटूनिया, धतूरा, सोलेनम, क्या है बेटा, ये क्या है, ये है बेटा आपके अलग अलग जीनस। तो ये पिटूनिया, धतूरा और बेटा ये जो सोलेनम है, इनको किस फैमिली में डाला है हमने, इसको बेटा हमने फैमिली में डाला है सोलेनेसी। किस फैमिली में, सोलेनेसी में इनको डाला गया है सबको मिलाकर। फिर आप देखोगे आगे सोलेनेसी और कॉन्वल्वेसी जो फैमिली है बेटा, उनको एक ऑर्डर में पोलिसोमिनाइल्स में डाला गया है। फिर पोलिसोमिनाइल्स में आगे हम देखेंगे कि और फैमिली, जैसे आपको पता है कि फेलिज जो है, फेलिज क्या है, एक तरह से जो बिल्ली है बेटा उसका जीनस है। ठीक है। केलीज जो है वो कुत्तों का जीनस है। तो बिल्ली फैमिली है बेटा फेलिडी। कैनिडी जो फैमिली है बेटा वो किसकी, लॉइन वगैरह की फैमिली है। इन दोनों को आपस में मिला के हम कार्निवोरा में डाल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद करने। दूसरी चीज, वो जो डायग्राम वहां पे एक टेबल बनी हुई है आपको याद होगा, तो वो अच्छे से देखनी, क्योंकि वहां पर ऑर्डर फैमिली बताई हुई है 2 से 4 बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम की, वो मस्ट है बेटा, वो लर्न करनी है। क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन आ गया, कई बार ऐसा होता है फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन या फिर मैचअप वाले क्वेश्चन होते हैं, वो वहां से डेफिनेटली आता है और आप लोग वहां पे फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तुम अभी तो बहुत लाइटली लेते हो, तो अपने नोट्स में उसको भी ऐड करना है। यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म होता है, नोट्स टाइम टू टाइम बनाने हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी टेलीग्राम चैनल पे इस चैप्टर का माइंड मैप डाल दूं, ताकि आप एक ही जगह पर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी थोड़ा इजी चैप्टर है, लेकिन इसके कंपेयर में वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वहाँ चीज़ें याद करने के लिए बहुत सारी हैं। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो ध्यान से, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट तुम्हें नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स।